हाँ तो बच्चों, आज हम रीट लेवल फर्स्ट की एलसीएम और एचसीएफ के बारे में समझते हैं। लेकिन इनको समझने से पहले बच्चों, हमें गुणनखंडों के बारे में समझना होगा। गुणनखंड। अब गुणनखंड को समझने से पहले हमारे लिए कुछ कॉमन चीज़ें आना ज़रूरी है, जैसे कि सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, और भाज्य संख्या किसे कहते हैं, और अभाज्य, है ना। ये इनका आना जरूरी है। अब देखो, सम संख्या। सम संख्या कौन सी होती है? जिनके इकाई के स्थान पर क्या होता है, 0, 2, 4, 6, 8 हो, वे क्या होंगी? सम संख्या कहलाती हैं। जैसे इकाई का स्थान लास्ट वाला अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 है, तो वो कौन सी हो जाएंगी? सम संख्या हो जाएंगी। विषम संख्या, जिनका इकाई का स्थान क्या है, 1, 3, 5, 7, 9 हो, वे कौन सी संख्या हो जाएंगी? विषम संख्या। अब पढ़ते हैं भाज्य संख्याओं के बारे में। तो भाज्य संख्या कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिनमें एक का भाग जाता है और वह स्वयं का भाग जाता है। वे संख्या कौन सी? एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जा रहा है, तो कौन सी संख्या हो जाएंगी? भाज्य संख्या। एक व स्वयं के अलावा, जैसे कि 4 है, 4 में एक का भी जाता है और 4 का भी जाता है, ये सभी में जाता है, एक और स्वयं का सभी में जाता है। लेकिन इसके अलावा अगर किसी अन्य संख्या का भाग जा रहा है तो वे कौन सी संख्या हो जाएंगी? भाज्य संख्याएं। तो और अभाज्य संख्याएं, एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का अगर भाग नहीं जा रहा है तो क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्या कहलाती है ना। नहीं जा रहा है, इसमें क्या है? भाग जाता है। अब सबसे छोटी जो सम संख्या है वो कौन सी है? 2 है। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? 2। इसमें सम संख्या में 0 को शामिल नहीं किया जाता है। अब विषम संख्या 1 से शुरू होती है, तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? 1। अब भाज्य संख्या। भाज्य संख्या देखो, 0 तो कोई सी भी संख्या नहीं होती है। 1 ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य। 1 कौन सी होती है? विषम होती है ना। ये बातें ध्यान रखने वाली हैं। अब भाज्य संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 2 से, 4 से। कहाँ से शुरू होती हैं? 4 से। 4, 6, 8 ये शुरू होती हैं, क्योंकि 2 क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। 2 क्या होती है? अभाज्य। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 7, 11, 13 इस प्रकार चलती जाती हैं। ये 4, 6, 8 ये। अब इनके गुणनखंड करने के लिए कुछ भाजकता के नियम नॉर्मली आने चाहिए, जैसे 2, 3 और 5। ये 3 नियम आने चाहिए भाजकता के। तो 2 से भाजकता का नियम है, अगर इकाई के स्थान पर क्या है, 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वह संख्या 2 से पूरी बार विभाजित होगी। यानी हमको इकाई का स्थान देखना है सबसे पहले 2 का भाजक देने के लिए। फिर है 3 का। 3 में क्या करते हैं? अंकों का योग करते हैं। अंकों का योग करने पर अगर उसमें भाग जा रहा है तो वह भी संख्या किससे? पूरी संख्या 3 से विभाजित होती है। फिर 5 है। 5 का है, इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए? 0 और 5 होना चाहिए। इसको देखकर हम इकाई के स्थान को देखकर किसका 5 का पता लगा सकते हैं, है ना। ये तो कुछ नॉर्मली बात हो गई। अब गुणनखंड करते समय गुणनखंड के बारे में सीखते हैं। तो गुणनखंड का सीधा अर्थ होता है गुना, और खंड का मतलब बांटना, यानी गुना के रूप में बांटना। जैसे कोई संख्या 6 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2 गुना 3। तो इसको गुना के रूप में लिख दिया, यानी टुकड़े कर दिए इसके। 6 के क्या कर दिए? टुकड़े। यही क्या होता है? गुणनखंड। अब गुणनखंड करते हैं वो हमेशा किनका किया जाता है? वो गुणनखंड करते समय हमेशा टुकड़े किए जाते हैं, उनको खंडों में बांटा जाता है। जैसे हमें किसी संख्या का गुणनखंड करने हैं, हमने ले लिया 64, इसके गुणनखंड करने हैं, तो गुणनखंड करने के लिए हमेशा अभाज्य संख्याओं का भाग दिया जाता है। किनका? अभाज्य संख्याओं का। इसलिए इनको कौन से गुणनखंड भी कहा जाता है? अभाज्य गुणनखंड भी कहा जाता है। अभाज्य संख्याओं का भाग दिया जाता है। अब अभाज्य संख्या कौन कौन सी है हमारे पास? 2 से शुरू होती है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये क्या है? कुछ अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं का भाग दिया जाता है, और अभाज्य संख्याओं का भी भाग छोटी संख्या से दिया जाता है, यानी बढ़ते क्रम में दिया जाता है। पहले 2 का देंगे, उसके बाद 3 का देंगे, फिर 5 का देंगे, फिर 7 का देंगे, फिर 11, फिर 13, फिर 17। इनमें कभी भी भाज्य संख्याओं का भाग नहीं दिया जाता है गुणनखंड में। ये ध्यान रखने वाली बात है। यानी 2 का दे दिया, 2 का जब तक देते जाएंगे जब तक जाता रहेगा। जैसे ही 2 का नहीं जाता है फिर 3 पे आ जाएंगे, 3 का नहीं जा रहा है तो 5 पे, ऐसे इस प्रकार बढ़ेंगे। तो देखो 64 के गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले किसका देंगे? 2 का भाग। 2 का चेक करेंगे, कैसे पता चलता है 2 का? लास्ट वाला अंक। लास्ट वाला अंक क्या है? 4। तो 4 है ना। 2 का भाजकता का नियम क्या है? कि इकाई का स्थान 4 हो, तो इसमें किसका भाग जाएगा? 2 का। अब 2 का देंगे तो 2 का 6 में देंगे तो 2 तिया 6, 2 का 4 में देंगे तो 2 दूनी 4। फिर इकाई का स्थान 2 है तो फिर 2 का जाएगा। 2 का 3 में देंगे, 2 एकम 2, 1 बचेगा। ये कितना हो जाएगा? 12। 2 चिक्की 12। फिर 2 का 6 तो इकाई के स्थान इसमें भी 8, 2 8 16। फिर 2 का 2 चौकू 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। इस प्रकार गुणनखंड करते हैं। कितना भी बड़ा आ जाए। और भी देख लो, जैसे 120 के क्या करने हैं? गुणनखंड करने हैं। तो इसमें किसका देंगे? 2 का देते हैं। सबसे पहले 2 से शुरुआत करते हैं। तो 2 का जा रहा है कि नहीं जा रहा है ये देखना पड़ता है। तो लास्ट का अंक क्या है? 0, तो 2 का जाएगा। सबसे पहले 1 में नहीं जा रहा है तो 12 में देंगे, 2 चिक्की 12, भाग टूटेगी 0 लग जाएगी।
फिर दो का जा रहा है, लास्ट में 0 है, 2 तिया 6, और इसमें नहीं जा रहा है तो भाग टूटेगी, 0 लगा देंगे। फिर 2 का देंगे, 2 का जा रहा है इकाई के स्थान पर 0 है, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंजे 10। अब देखो 5 इकाई के स्थान पर 2 का जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। 2 के बाद किसका देते हैं, 3 का। तो 3 का कैसे पता चलता है, अंकों को जोड़ते हैं, 5 और 1 6, 6 में 3 का जा रहा है तो इसमें भी क्या जाएगा, 3 का जाएगा। तो 3 5 15। अब 5 में नहीं जा रहा है तो किसका देंगे, फिर 3 के बाद 5 का, तो 5 एकम 5। इस प्रकार गुणनखंड करते हैं। अब गुणनखंड के बाद एलसीएम एचसीएफ पर आते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं एलसीएम। गुणनखंड हमेशा एक संख्या का ज्ञात किया जाता है। अब एलसीएम को इंग्लिश में बोलते हैं लॉ कैरिकुलम मेथड। इसका मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम का मतलब होता है छोटे से छोटा। लघु में क्या होता है, छोटा। तो छोटे से छोटा यानी छोटे से छोटा रूप क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। छोटे से छोटा रूप समापवर्तक, और छोटे से छोटा रूप क्या कहलाता है, समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक कहलाता है एलसीएम, लॉ कैरिकुलम मेथड। अब छोटे से छोटे रूप एलसीएम की परिभाषा क्या हो जाएगी, सबसे पहले लघुत्तम समापवर्तक की, यानी वह सबसे छोटी संख्या। अब एलसीएम हमेशा 2 या 2 से अधिक संख्याओं का ज्ञात किया जाता है। कभी भी एक संख्या का एलसीएम नहीं ज्ञात किया जाता, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का ज्ञात किया जाता है। जैसे एक साथ 2 3 5 इनका ऐसे ज्ञात करना है, इस प्रकार क्या ज्ञात किया जाता है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का ज्ञात किया जाता है। और एलसीएम के जो गुणनखंड किए जाते हैं वे हमेशा कैसे किए जाते हैं, एक साथ किए जाते हैं। इनका गुणनखंड जो फैक्टर किए जाते हैं, गुणनखंड करते हैं एलसीएम के, वो कैसे करते हैं, एक साथ करते हैं। और ऐसे एचसीएफ का मतलब होता है हाई कैरिकुलम फैक्टर। हाई कैरिकुलम फैक्टर एचसीएफ की जो होता है, इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक महत्तम में होता है बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा। तो महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या हो गया, बड़े से बड़ा रूप, यानी वह बड़े से बड़ी संख्या क्या हो जाती है, महत्तम समापवर्तक हो जाती है। अब एचसीएफ वो ज्ञात किया जाता है, वो भी कितनी है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का ज्ञात किया जाता है। एक संख्या का एचसीएफ कभी भी नहीं ज्ञात किया जाता है ना। तो एचसीएफ करते हैं, एचसीएफ हमेशा एचसीएफ में अलग अलग गुणनखंड करते हैं, अलग अलग गुणनखंड किए जाते हैं, ये बात ध्यान रखना। जो एचसीएफ के जो गुणनखंड होते हैं वो अलग अलग होते हैं संख्याओं के, और एलसीएम में एक साथ गुणनखंड करते हैं, है ना। जैसे हमें 20 45 का क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इनके गुणनखंड करेंगे, 20 और 45 को कॉमा के रूप में लिख देंगे, ऐसे लिख दिया। सबसे पहले एलसीएम में क्या करते हैं, एक साथ गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या, मैंने बताया था कि गुणनखंड हमेशा अभाज्य संख्याओं का भाग दिया जाता है। तो सबसे पहले 2 का देखते हैं, अगर किसी भी एक संख्या में 2 का जा रहा है तो 2 का देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें इकाई के स्थान पर 0 है तो 2 का जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है तो 2 का देंगे। किसी भी एक संख्या में, अगर दोनों में नहीं जा रहा है तभी 2 का नहीं देंगे, फिर अगले पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले 2 का देंगे, 2 एकम 2 0, 2 इसमें नहीं जा रहा है तो इसको ऐसे कैसे लिख देते हैं, जिसमें नहीं जाता है उसको ऐसे कैसे लिख देते हैं। फिर देखते हैं फिर जा रहा है क्या, तो इसमें इकाई के स्थान पर 0 है तो फिर 2 का जाएगा, फिर 2 पंजे 10, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे। फिर 2 का किसी में भी नहीं जा रहा है, इसमें भी नहीं जा रहा है, इसमें भी नहीं जा रहा है, फिर किस पे आएंगे, 3 पे। तो 3 का देखते हैं, इसमें नहीं जा रहा है, इसमें देखते हैं, 5 और 4 9, 9 में 3 का भाग जाता है तो इसमें भी जाएगा, तो किसका देंगे, 3 का। इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, इसमें देंगे 3 एकम 3, 1 बचा, 3 5 15। फिर 3 का देखते हैं, 5 में नहीं जा रहा है, इसमें जा रहा है क्या, 5 और 1 6, इसमें जा रहा है तो किसका देंगे, 3 का, 5, 3 5 15। फिर 5 का देंगे, 3 का नहीं जा रहा है किसी में, 5 एकम 5। जैसे ही 1 1 आ जाता है गुणनखंड में लास्ट में, तो क्या हो जाता है, वहाँ पे हम इसको समाप्त कर देते हैं एलसीएम। अब इसका जो लैसे होगा वो क्या होगा, लैसे ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो गुणनखंड आते हैं इनको क्या कर देते हैं, सभी को गुना करते जाते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, ये क्या हो गए, इनके गुणनखंड हो गए। तो 2 का 2 से गुना करेंगे तो 4, 4 का 3 से करेंगे तो 12, 12 का 3 से करेंगे तो 48, 36, 36 का 5 से करेंगे तो देखो 36 का 5 से करते हैं, 5 का 30, 5 या 15 1 16, कितना आ गया, 160, 180, है ना। तो लैसे कितना आ गया, 180। अब जो लैसे आया है किसका आया है, 20 और 45 का आया है, क्या आया है, 180 लैसे आया है। तो इसका मतलब क्या होगा कि लैसे का मतलब क्या होता है, छोटे से छोटी संख्या। तो 180 क्या है, छोटे से छोटी संख्या है, जिसका 20 और 45 में क्या जाता है, भाग जाता है। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 180। इससे छोटी कोई सी संख्या नहीं है जिसका 20 का भी भाग जाता हो और 45 का। 180 में 20 का भी और 45 का दोनों का भाग जाता है। तो लैसे की परिभाषा क्या हो गई, वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या जिसमें
दी गई संख्याओं का पूरी पूरी बार भाग जाता है, क्या कहलाता है? पूरी पूरी बार भाग जाता है, लैसे कहलाता है। अब मैसे पे आते हैं, बात कर शुरू करो। शुरू कर तो देखो अब सीखते हैं एचसीएफ। अब एचसीएफ पे जैसे कि हमें 20 और 45 का ही क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एचसीएफ मैंने बताया था क्या करते हैं, एचसीएफ में अलग अलग गुणनखंड किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं? अलग अलग गुणनखंड किए जाते हैं, अलग अलग गुणनखंड। तो सबसे पहले 20 के अलग गुणनखंड करेंगे और 45 के अलग गुणनखंड करेंगे, है ना। 20 के गुणनखंड करेंगे तो 10 बार जाएगा इसमें, फिर इसमें देंगे 2 का 5 बार गया, फिर 5 का जाएगा, 5 एकम 5, ये गुणनखंड हो गए। फिर इसके करते हैं, इसमें इकाई के स्थान 2 का तो जा ही नहीं रहा है, फिर किसका देखेंगे 3 का, 5 और 4 9, 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 3 5 15, फिर 3 का जाएगा, 3 5 15, 5 एकम 5, ये गुणनखंड हो गए। तो इसके गुणनखंड 20 के गुणनखंड क्या हुए, 2 गुना 2 गुना 5। 45 के गुणनखंड क्या हुए, 3 गुना 3 गुना 5। तो सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कॉमन फैक्टर देखते हैं कि दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, उभयनिष्ठ कौन सा आ रहा है। तो इसमें देखो, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें भी है। तो ये क्या आ गया, दोनों में कॉमन। तो कॉमन क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। एचसीएफ बराबर 5। तो इसका में से कितना आ गया, 5 आ गया। अब अगर किसी में कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो हमेशा एचसीएफ का मान कभी भी क्या नहीं होता है, जीरो नहीं होता है। क्या नहीं होता है, जीरो। किसी में कॉमन नहीं आ रहा है तो क्या होता है, सभी में देखो एक कॉमन होता है, सभी में क्या होता है, एक कॉमन होता है। एचसीएफ का मान कभी भी जीरो नहीं होता है, क्या होता है, एक हो सकता है। अगर कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है तो क्या होगा, एक होगा। एक बंद कर। देखो बच्चों, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो 24, 56 और 96 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अलग अलग गुणनखंड करेंगे सभी के। 24 के करते हैं, 56 के करते हैं और 96 इनके गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 24 के करेंगे, 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का जा रहा है, 2 छिक्की 12, फिर 2 का जाएगा, 2 तिया 6, फिर किसका जाएगा, 3 का, तो 3 एकम 3। फिर 56 के गुणनखंड करते हैं, तो इकाई के स्थान पर 6 तो 2 का जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 8 16, फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 चौकू 8, फिर 2 का जा रहा है, 2 7 14। अब देखो 7 का जाएगा, 7 एकम 7। 96 के करते हैं, 2 का जा रहा है, 2 2 चौकू 8, 2 8 16, फिर 2 का जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, फिर 2 का जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 का जा रहा है, 2 छिक्की 12, फिर 2 का जा रहा है, 2 तिया 6, फिर 3 का जा रहा है, 3 एकम 3। अब हमको एचसीएफ ज्ञात करना है, तो एचसीएफ में क्या लेते हैं, कॉमन क्या आ रहा है, जो सभी में तीनों में कॉमन आना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक 2 में आ जाए और 1 में नहीं है। तो सबसे पहले देखो, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो इसमें 2 है, तो एक क्या आ गया, 2 कॉमन आ गया, एक लेते हैं इनमें से। फिर इसमें देखो, इसमें 1 2 है, इसमें 1 2 है, इसमें 1 2 है, तो एक और 2 कॉमन आ गया। फिर इसमें 1 2 है, फिर इसमें 1 2 है, फिर इसमें 1 2 है, एक और 2 कॉमन आ गया। सब गुना के रूप में लिखते जाओ। फिर देखो, इसमें 3 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो क्या कॉमन आया, ये कॉमन आया। इनका गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 8। यानी 8 क्या है, वह सबसे बड़ी संख्या है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या। तो 8 क्या है, वह सबसे बड़ी संख्या है जिसका 24, 56 और 96 तीनों में क्या जाता है, भाग जाता है। सबसे बड़ी संख्या है जिसका 24, 56 और 96 तीनों में क्या जाता है, भाग जाता है। सबसे बड़ी संख्या है 8। 8 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जिसका 24, 56 और 96 में भाग जाए। तो एचसीएफ का मतलब क्या हो गया, सबसे बड़ी संख्या। हाँ, तो बच्चों देखो, ये एक और उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले ये तो सिंपल हो गए। अब हिंदी वाले क्वेश्चन आते हैं कुछ, जैसे सबसे बड़ा भार ज्ञात करो जो निम्नलिखित भारों में पाया जा सकता है। जैसे 1 केजी 235 ग्राम और 3 केजी 430 ग्राम। यानी सबसे बड़ा ज्ञात करना है तो क्या ज्ञात करेंगे, सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करेंगे। अब एचसीएफ ज्ञात करना है, ये केजी में दे रखे हैं, 1 केजी 235 ग्राम। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इनको ग्राम में बदलेंगे या केजी में बदल लो। तो सबसे पहले इनको दोनों को किस में बदलेंगे, ग्राम में बदलेंगे। तो 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, और 235 ग्राम ये हैं, तो कुल कितने हो जाएंगे, 1000 और 235 कितने हो जाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1235 ग्राम। अब दूसरा है 3 केजी 430 ग्राम। तो सबसे पहले 3 केजी को किस में बदलेंगे, ग्राम में बदलेंगे। तो 1 केजी में 1000 होते हैं, तो 1000 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3000 ग्राम, और 430 ग्राम ये हैं, तो दोनों को जोड़कर कितने हो जाएंगे, 3430 ग्राम। अब दोनों का क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ, क्योंकि सबसे बड़ा भार पूछा है। तो सबसे पहले अलग अलग गुणनखंड करेंगे, 1235 के करेंगे और 3430 के करेंगे।
तो सबसे पहले इसमें 2 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। तो इसके बाद किसका देखते हैं? 3 का। 3 का कैसे देखेंगे? इनको जोड़ेंगे, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11। 3 का भी नहीं जा रहा है। फिर किसका देखेंगे? 5 का। तो 5 का जा रहा है, इकाई के स्थान पर 5 है। 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चौको 20, 3 बचा, 5 7 35, गया भाग, है ना। फिर कितना है इसमें? 5 का गया। 5 के बाद देखो 7 का देखेंगे, 7 का देखेंगे तो 7 या 21, 3 बचा, नहीं जा रहा है। 7 के बाद किसका देखेंगे? 11 का। 11 दूनी 22, 2 बचा, 27 में 11 का नहीं जाता है, तो 11 का भी नहीं जा रहा। 11 के बाद किसका देखेंगे? 13 का। 13 का देखो, 13 एकम 13, कितना बचा? 24 में से 13 गया तो 11, 117 हो गया। फिर 13 का 117 में जा रहा है, 13 नंबर 117। फिर 19 में किसका जाएगा? क्योंकि ये क्या है? अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या में हमेशा अभाज्य संख्या का जाता है। 19 एकम 19। अब करते हैं 3430 के। तो सबसे पहले इकाई के स्थान पर 0 है तो 2 का जाएगा, 2 एकम 2, फिर 1 बचा, 2 7 14, फिर 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 का गया। 2 के बाद किसका देंगे? 3 का। 3 का देखते हैं, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 7 7 14, 14 में 3 का नहीं जाता है। फिर किसका देंगे? 5 का। तो इकाई के स्थान पर 5 है तो 5 का जाएगा। 5 तिया 15, 2 बचा, 5 चौको 20, फिर 1 बचा, 5 तिया 15, 343, है ना। फिर किसका जाएगा? 5 के बाद 5 का नहीं जा रहा है। फिर किसका देखते हैं? 7 का। तो 7 का इसमें देंगे 34 में, तो 7 चौको 28, 7 चौको 28, कितनी बार गया? 28, कितना बचेगा? 6, 7 नाम 63, 49 आ गया। फिर 7 का जा रहा है, 7 7 49, फिर 7 का जा रहा है, 7 एकम 7। ये इनके क्या हो गए? गुणनखंड हो गए। अब एचसीएफ क्या? एचसीएफ ज्ञात करना है हमें। सबसे बड़ा वह कौन सा होगा? तो सबसे पहले कॉमन कौन सा आ रहा है? इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 5 इसमें, 5 इसमें, और कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो एचसीएफ कितना आ गया? 5। तो 5 क्या हो गया इसका? 5 ग्राम। 5 ग्राम क्या हो गया? वह सबसे बड़ा भार है जो इसको तीनों में आता है। 5 ग्राम क्या हो गया? सबसे बड़ा भार जो किस में आता है? 1 kg 235। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 ग्राम। तो अब देखो व्यंजकों वाले एचसीएफ। तो व्यंजकों वाले एचसीएफ में क्या करते हैं? 2 चीज़ें होती हैं, एक तो क्या होता है? अंक होते हैं, और दूसरे होते हैं व्यंजक। व्यंजक हैं जैसे ए बी सी, इनकी घातें होंगी, व्यंजक हो जाते हैं। और अंक जो जैसे पहला है इसमें 28 AQ B4 C5, 70 A4 B² CQ, और 84 A² BQ C4। इसका क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ। तो सबसे पहले अंकों का एचसीएफ अलग ज्ञात करेंगे और व्यंजकों का अलग। तो 28, 70 और 84 का एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। तो इनके सबके अलग अलग गुणनखंड कर देंगे, 28 के, 70 के और 84 के गुणनखंड कर दिए। तो इसमें 2 का भाग जाएगा 14 बार, इसमें 2 का फिर 7 बार, फिर 7 का, फिर इसमें 2 का जा रहा है तो 2 तिया 6, 1 बचा, 2 पंजे 10, फिर 3 का देखते हैं, 5 और 3 8, नहीं जा रहा है। 5 का जाएगा, 5 7 35, 7 का जा रहा है, 7 एकम 7, इसमें 2 का जा रहा है, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखो 2 का नहीं जा रहा है, फिर 3 का देंगे, 3 7 21, 7 का जा रहा है, 7 एकम 7। ये गुणनखंड हो गए। तो इनका एचसीएफ कितना आएगा? कॉमन। तो इसमें देखो 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 1 2 कॉमन आ गया तो लिख देंगे 2। फिर दोबारा देखो इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं आएगा 2। फिर 7 देखते हैं, 7 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 7 क्या आ गया? कॉमन। 2 7 14, 14 क्या हो गया? इसका एचसीएफ हो गया। अब हमें इनका ज्ञात करना है व्यंजक कौन कौन से हैं। व्यंजकों का एचसीएफ ज्ञात करते समय हमेशा उनकी उच्चतम घात लेते हैं। AQ B4 C5, A4 B² CQ, A² BQ C4। अब इनमें सबसे वैनिष्ठ एक ही घातों में देखो सबसे वैनिष्ठ कौन सी है? एक ही घातों में सबसे बड़ी वैनिष्ठ घात A² सब में कॉमन आएगी, सबसे बड़ी यही है A²। तो A² क्या हो जाएगा? इसमें आ जाएगा कॉमन। सबसे पहले उनको देखते हैं जो A² सब में, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। फिर इसमें देखो इसमें क्या आएगा? B², तो B² आ जाएगा। इसमें क्या आएगा? CQ, सबसे छोटी घात क्या है? CQ, तो ये क्या हो जाएगा? CQ। तो एचसीएफ क्या हो गया इसका? व्यंजकों का A² B² CQ। तो कुल एचसीएफ क्या हो जाएगा इन सबका मिला के? 14 A² B² CQ। ये इसका आंसर हो गया। हाँ तो देखो महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्तक में संबंध, यानी एचसीएफ और एलसीएम में सबसे बड़ा संबंध क्या है? इससे हर बार एक क्वेश्चन बनता है, रीड लेवल फर्स्ट में हर बार एक क्वेश्चन जरूर आता है। इससे 2 भी आ जाते हैं। देखिए महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक में संबंध, इसका सूत्र होता है, इसको याद कर लो, एचसीएफ इंटू एलसीएम। दोनों का जो गुणनफल है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये लीजिए, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक दे रखा है, यानी एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम दे रखा है। क्या दे रखा है? एचसीएफ 24 और एलसीएम 480 दे रखा है। यदि इनमें से एक संख्या दे रखी है 120,
तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो सूत्र क्या हो गया, HCF इंटू LCM। अब HCF कितना दे रखा है हमारे लिए 24, LCM कितना दे रखा है 120। अब हमें एक पहली संख्या दे रखी है, कोई एक संख्या दे रखी है इनमें से। पहली संख्या कितनी दे रखी है 480 दे रखा है, सॉरी ये, और ये पहली संख्या दे रखी है 120 दे रखी है, एक संख्या। अब दूसरी संख्या क्या करनी है, हमको ज्ञात करनी है। ये हमें क्या कर रखा है, दे रखा है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले सूत्र लिखेंगे HCF इंटू LCM बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अब क्या ज्ञात करना है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, HCF इंटू LCM। ये क्या है, गुना में, इधर जाकर किस में पहुंच जाएगा, भाग में। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का सूत्र क्या हो जाएगा। तो HCF कितना दे रखा है 24 गुना LCM कितना दे रखा है 480 बटे में पहली संख्या दे रखी है 120, दूसरी संख्या है, ये ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले काटेंगे, किससे कट रहा है, सबसे पहले ये कट रहा है 10 से। चालू कर देखो 0 से 0 कट जाएगी, 12 से 12 कम 12, 12 चौको 48। अब 24 का 4 से गुना करेंगे तो 4 चौको 16, हाँ 16 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 96। ये इस प्रकार हमें इस सूत्र से पहली संख्या दूसरी संख्या, या हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या दे रखी है, LCM दे रखा है तो HCF ज्ञात कर सकते हैं, और LCM दे रखा है तो HCF ज्ञात कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें दे रखी हैं। इस प्रकार 3 चीज़ें हमारे लिए दी जाएंगी इनमें से कोई सी भी, और एक पूछी जाएगी, उसको क्या करेंगे, उसका सूत्र इससे व्युत्पन्न किया जाएगा। हाँ तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर इसमें आपको कोई भी परेशानी आती है कोई भी, तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और इसके लिए आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा आपके हल्का। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक फाइक की बटन को फोड़ दें।